नमस्कार साथियों। हमारे देश में कानून बनता कैसे है? सामान्य रूप से अगर इसको पूछा जाए तो हम यही कह देते हैं कि संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन वास्तव में संसद कानून को पारित करती है। संसद कानून को पारित करती है, लेकिन उस कानून के बनाए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। और अगर कायदे से देखा जाए तो संसद में जो कानून पारित होता है उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। आइए देखते हैं कि वास्तव में देश में कानून बनता कैसे है। एक्चुअली इस प्रश्न में विचार करने के लिए ये जानना जरूरी है कि कानून की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी सरकार किसी सामाजिक बुराई से लड़ना चाहती है, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे दहेज का मुद्दा हो, दहेज निरोधक कानून बनाने की बात हो, चाहे वो शारदा एक्ट हो जिसमें कि शादी विवाह की आयु सीमा तय करने की बात हो, या और कोई भी सामाजिक बुराई हो सकती है जिससे लड़ने के लिए सरकार को एक कानून की आवश्यकता पड़ती है। या सरकार कभी कभी जनता को एम्पावर करना चाहती है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। आपने देखा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया गया जिससे कि हम लोग एम्पावर्ड हुए। पहले भी सरकार से पूछने का हमें अधिकार था, लेकिन वो एक अधिकार ऐसा था जो कि जिसकी कोई वैधता नहीं थी। अब हमारे पास एक कानूनी अधिकार है कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो सूचना मांगते हैं सरकार के किसी भी मंत्रालय को, किसी भी विभाग को वो सूचना देना पड़ता है। इसी प्रकार से कभी कभी सरकार किसी ऐसे क्रियाकलाप पे, सामाजिक क्रियाकलाप पे जो कि समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहा हो, उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाना चाहती है। जैसे रिसेंटली जो है मोदी सरकार ने रीरा बनाया, जिसमें कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया, जिसमें कि जो बड़े बड़े भूखंड बनाते हैं या जो बड़े बड़े मल्टी स्टोरीड बनाते हैं, जनता के पैसे को उससे लेते हैं लेकिन समय पे उनको मकान नहीं देते, उसको निगरानी करने के लिए सरकार ने रीरा बनाया। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण सरकार को कोई अपनी नई नीति लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कानून अनेक कारणों से बनाए जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई न कोई कानून किसी न किसी मंत्रालय से संबद्ध होता है। इसलिए सबसे पहले किसी कानून की पहल एक मंत्रालय में होती है और उस मंत्रालय में उस कानून का एक छोटा सा पहले प्रारूप बनाया जाता है जिसको ड्राफ्ट कहते हैं। और उस विषय पे और उसके प्रावधानों पे बाकायदा विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया जाता है। कभी कभी तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल है उससे भी परामर्श किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं, वो अन्य किसी संविधान के प्रावधान से टकराता तो नहीं है, क्या किसी कानून से उसकी टकराहट तो नहीं होती है, या वास्तव में क्या वो कहीं आगे चल के कोई समस्या तो नहीं पैदा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए उसे हम महान्यायवादी के पास या उसको हम कभी कभी भारत सरकार के विधि मंत्रालय के पास भेजा जाता है मंत्रालयों के द्वारा, और उसके बाद परामर्श करके कभी कभी बहुत सारे राज्यों से भी परामर्श किया जाता है अगर वो कानून किसी राज्य को भी प्रभावित करने वाला है। कभी कभी बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कृषि समुदाय का संगठन है, वाणिज्यिक संगठन है या श्रमिकों का संगठन है, और किसी भी सामाजिक संगठन, सामाजिक गतिविधियों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले समूह से अगर वो संबंधित है कानून, तो सरकार उनसे भी परामर्श करके तब एक कानून का ड्राफ्ट बनता है। और जब कानून का ड्राफ्ट बन जाता है तब वह मंत्रालय उस कानून के ड्राफ्ट को और उस कानून के विषय को पूरा का पूरा मंत्रिमंडल में परामर्श के लिए, अनुमति के लिए रखता है। और जब मंत्रिमंडल भी उसकी अनुमति दे देता है तब बाकायदा भारत सरकार का जो एक ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट होता है किसी भी कानून को ड्राफ्ट करने का, उसको वो दिया जाता है कि आप इसको कायदे से ड्राफ्ट करिए। और वो ड्राफ्ट होने के पश्चात, बहुत बारीकियों से जाँच किए जाने के पश्चात, तब जाके उस संबंध मंत्रालय से कहा जाता है कि अब आप इस कानून के प्रारूप को संसद में पेश कर सकते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि संसद में जब कानून आता है तो बहुत सारा होमवर्क हो चुका है और एक प्रकार से क्लॉज बाय क्लॉज वो एक प्रकार से उसका ड्राफ्ट प्रारूप तैयार होता है। और ये सारा काम व्यवस्थापिका में नहीं होता है, ये सारा का सारा कार्यपालिका में होता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जो पहला चरण है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ, इज ऑल डन बाय द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट, नंबर 1।
दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये सब हो जाता है तब संसद में वो आता है, वो ड्राफ्ट आता है, वो प्रारूप आता है और संसद उस प्रारूप पर चर्चा करती है। जाहिर है कि संसद में बहुत एक विस्तृत प्रक्रिया है जिस पे हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज संक्षेप में बस इतना समझ लेते हैं कि भारतीय संदर्भ में संसद के, जैसा कि हम जानते हैं कि तीन खंड होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है लोकसभा, दूसरा कंपोनेंट है राज्यसभा और तीसरा कंपोनेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अर्थात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि संसद को केवल लोकसभा और राज्यसभा से पूरी नहीं होती है, संसद में 3 कंपोनेंट आते हैं। राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होता है और इसलिए इस संसद के द्वारा किसी भी कानून के प्रारूप को जो किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, एक लंबी प्रक्रिया से पारित होना पड़ता है। और वो प्रक्रिया क्या है कि पहले वो एक सदन में पारित होता है, फिर आइडेंटिकल रूप में दूसरे सदन में पारित होना चाहिए, और जब दोनों सदनों में वो बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में एक समान प्रारूप में पारित हो जाता है, तब उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि राष्ट्रपति महोदय आप इस पे हस्ताक्षर करिए। और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पे हस्ताक्षर कर देता है, तब वो कानून बन जाता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की हैं कि संसद के दोनों सदनों में अगर असहमति हो जाए किसी कानून पर, तो फिर हमें एक संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान करना पड़ता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, मान लीजिए कि एक ही प्रारूप पे सहमति न हो कानून बनाने के, या एक सदन उसमें कुछ संशोधन करना चाहे प्रारूप में जिससे दूसरा सदन सहमत न हो, तो एक गतिरोध पैदा हो जाता है। और इस प्रकार से या एक सदन उसको पारित कर दे और दूसरा सदन उस पर कोई डिसीजन न ले और 6 महीने का समय बीत जाए, तो कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें कि एक गतिरोध मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में उत्पन्न हो गया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही कानून बनाने पे बिल्कुल आइडेंटिकल पावर्स प्राप्त है, एकदम एक समान पावर्स प्राप्त हैं। और इसलिए दोनों सदनों का किसी भी कानून के प्रावधान पर सहमत होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो नहीं सहमत होते हैं तो विकल्प के रूप में राष्ट्रपति के पास एक अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है दोनों सदनों का। और ज्वाइंट सेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा की संख्या राज्यसभा की संख्या से ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादातर ये संभव होता है कि लोकसभा की बात मानी जाए और राज्यसभा की बात न मानी जाए। ऐसा संभव हो भी सकता है, ऐसा संभव नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सरकार को राज्यसभा में किस प्रकार का बहुमत प्राप्त है। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ जो हमें जानने की है कि जब अगर मान लीजिए दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया या ज्वाइंट सेशन में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जब कोई कानून का प्रारूप जाता है, जिसको हम विधेयक कहते हैं, अभी वो कानून नहीं बना होता है, अभी वो विधेयक का स्वरूप होता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद उसे विधेयक कहा जाता है कि भाई वो विधेयक है। अब राष्ट्रपति के सामने 4 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प ये होता है कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे कि हाँ, संसद ने जो कानून बनाया है उस पर मैं सहमत हूँ, हस्ताक्षर करता हूँ, तो वो कानून बन जाता है। दूसरा विकल्प ये होता है कि राष्ट्रपति उसमें ये कहे कि भाई इसको आप पुनर्विचार करिए। वो राष्ट्रपति एग्री ना करे और वो कह सकता है कि संसद इस पर पुनर्विचार करे और संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद को उस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। लेकिन अगर संसद उसको उसी रूप में पूरा पारित कर दे या संशोधन के साथ पारित कर दे और राष्ट्रपति को पुनः भेज दे, तो दूसरी बार राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। ये हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है। तो पहली स्थिति में राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है, तब वो कानून बन जाता है। दूसरी स्थिति में पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है और संसद जिस रूप में भी उसको पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगी, उसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तीसरी स्थिति ये है कि राष्ट्रपति उस पर वीटो कर दे, अर्थात राष्ट्रपति कह दे कि साहब हम इस पे हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इस पे हम असहमति अपनी व्यक्त करते हैं, रिजेक्ट कर दे राष्ट्रपति, तो वो कानून नहीं बन सकता है, वो कानून समाप्त हो जा सकता है। ये स्थिति बहुत कम आती है और इसलिए नहीं आती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जैसा कि आप जानते हैं
कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रधानमंत्री के सामने सिवाय त्यागपत्र देने के और कोई विकल्प नहीं होता है और दोबारा चुनाव में जाने के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये गतिरोध वाली स्थिति हो जाएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। और चौथी स्थिति ये होती है कि राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस के लिए भेज दे, एडवाइजरी ओपिनियन के लिए भेज दे कि भाई बताइए इसमें क्या कोई ऐसा मसला है एक फैक्ट और लॉ का जो कि वास्तव में विचारणीय है आपके लिए और आपका इस पे क्या परामर्श है। ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या ना माने वो और बात है, लेकिन वो परामर्श के लिए भी भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट के। तो राष्ट्रपति के पास चार ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है अंततः तो वो कानून बना हुआ मान लिया जाता है। तो दूसरा खंड, पहला खंड आपने देखा कि कार्यपालिका, दूसरा खंड व्यवस्थापिका। लेकिन इतने पे ही बात खत्म नहीं होती है, बात इसमें आपकी भी आती है, एक अदना सा नागरिक की भी आती है कि उसकी असहमति के बिना ये कानून पूरा पक्का कानून नहीं होता है। क्योंकि किसी भी नागरिक को हमारा संविधान ये आज्ञा देता है कि वो किसी भी कानून के खिलाफ जाके न्यायपालिका में एक अपील कर सकता है कि ये कानून असंवैधानिक है, ये कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है, ये कानून हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, लिहाजा इसको निरस्त किया जाए। तो एक भारत इतने बड़ी संसद के द्वारा, इतनी कार्यपालिका के द्वारा तैयारी करके बनाया हुआ कोई भी कानून वास्तव में एक नागरिक के द्वारा चुनौती दिया जा सकता है न्यायपालिका में। और इसलिए भारत का लोकतंत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी कानून को बनाने में तो किसी नागरिक की भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन ये देखने में कि वो बना हुआ कानून संविधान सम्मत है कि नहीं, एक नागरिक की बड़ी सशक्त भूमिका होती है। और आप में से कोई भी न्यायालय जाके सुप्रीम कोर्ट में इसको अर्जी दे सकता है कि साहब ये असंवैधानिक कानून बनाया है संसद ने, लिहाजा इसको निरस्त कर दिया जाए। और इस बिंदु पर न्यायपालिका की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यायपालिका अगर चाहे, न्यायपालिका उसको देखेगी, जांचेगी, उस पर न्यायिक पुनरीक्षण करेगी और देखेगी कि वास्तव में जो बात कही जा रही है क्या ये किसी मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, क्या ये किसी संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है, क्या संविधान के ये मूल ढांचे के विरुद्ध है। और इनमें से अगर कोई भी हमारी न्यायपालिका पाती है कि हाँ ऐसा कानून है जो कि जिसकी आज्ञा संविधान नहीं देता संसद को बनाने की, या संविधान के मूल ढांचे के प्रतिकूल है, या किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका उस कानून को पूरा का पूरा या उस कानून के किसी अंश को जिसको वो समझती है कि संविधान के प्रतिकूल है उसको निरस्त कर सकती है। और इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी कानून को बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कार्यपालिका उसकी पहल करती है, फिर संसद उसको पारित करती है, संसद में राष्ट्रपति भी आता है, उसको संसद उसको पारित करती है, और उसके बाद नागरिक की भूमिका आती है कि नागरिक चाहे तो उसको जांचे परखे देखे और अगर चाहे तो उसको चुनौती दे, और अगर उसकी चुनौती सफल होती है तो वो कानून को निरस्त भी करवा सकता है और इसमें न्यायपालिका उसकी मदद करती है। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अक्सर हम लोग अपने को समझ नहीं पाते कि भाई एक नागरिक के रूप में हमें क्या अधिकार हैं, लेकिन ये पूरा देश जिस कानून के द्वारा संचालित होता है या जिन कानूनों के द्वारा संचालित होता है, उन कानूनों पे एक छोटे से अदना से आम नागरिक को भी बहुत गंभीर अधिकार प्राप्त है उसका ये देखने के लिए, उसकी सजगता को जांचने के लिए कि वास्तव में वो कानून संविधान सम्मत है कि नहीं, देश के हित में है कि नहीं, संविधान की भावना के प्रतिकूल तो नहीं है, मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये तमाम चारों ही कंपोनेंट, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और नागरिक, ये सब मिलके एक प्रकार से कानून के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। आगे किसी वीडियो में हम लोग इस बात पे विशेष चर्चा करेंगे कि वास्तव में संसद में जब ये कानून इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी कौन सी किस तरह की प्रक्रिया होती है। लेकिन आज इतना ही। इस पे जैसा भी आपको कोई अगर प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमसे शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।